तो ऐसा आपने जो एक शो किया था ना, तो सेम मैंने फॉर्मेट में तैयार किया और इससे मैंने मतलब एनालिसिस करता था। 100 मार्क का तो अटेम्प्ट नहीं करना ना, जो अलग क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया तो भी चलता है। हम हमको मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो ऐसा एटीट्यूड लेके हम जा सकते हैं ना। तो उसमें आपने जो जो चीजें बताई थी मैंने वो बोर्ड पे सारी लिख ली थी। तो उसी को मैंने रोज देखता था और उसी को मैंने फॉलो किया फुल एग्जाम में। तो मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा एग्जाम में। जो मतलब नहीं आ रहा है वो उसको स्किप करके आगे जा रहा था। मतलब अलग मुझे तो नहीं लगा। फिर बाद में आके मतलब इधर उधर पूछा तो सब बोल रहे थे कि डिफिकल्ट है वगैरह। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए सर। मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। जब भी नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसा नंबर के बारे में नहीं सोच के मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड लेके चलोगे आप तो आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा गेट में। तो मैंने प्रो प्रो के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक ये की थी। वो 200 पेजेस की छोटी बुक आती है, तो उसमें सारे एग्जांपल्स लिखे थे मैंने। आप जो इम्पोर्टेंट चीजें बोल रहे हो वो लिखता था। मोबाइल को बंद करके एक कबर्ड में रख दो और शांत बैठो। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम मिला है तो मैं कुछ रील स्क्रॉल करूंगा, वैसा नहीं। एक बार मोबाइल को रख दो साइड और ठीक से बैठो, आराम से बैठो। ऐसा नहीं कि कुछ करना ही है। Hello everyone. In this session, we have GATE 2026 mechanical topper Swaraj Mule with us. He is from Kirloskarwadi, Maharashtra, and he has done his BTech from Walchand College of Engineering, Maharashtra. He was the student of Exergic Pro video course, Question Bank, and test series. First of all, congratulations, Swaraj, for your success in GATE 2026. And थैंक यू सर। tell us about your. So I was firstly preparing GATE in college time. So मेरा उस टाइम मतलब 60-70% सिलेबस हो गया था। तो उस टाइम इतना प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था, मतलब एक भी टेस्ट नहीं दिया था। सिर्फ लास्टली थोड़े फुल लेंथ दिए थे, तो उसमें भी बहुत नंबर नहीं आते थे। तो एग्जाम देकर आया तो उस टाइम अच्छा लगा कि मतलब सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। पर बहुत सिली मिस्टेक हो गई। मतलब उस टाइम 60-70% सिलेबस में भी 60 मार्क्स का तो मुझे आता था, पर थोड़े मिस्टेक्स होने की वजह से वो अटेम्प्ट चला गया। प्लेसमेंट वगैरह मेरी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है जॉब ही कर लेते। अब जॉब में गया तो मैं प्रोडक्शन में था। तो उधर का एनवायरनमेंट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी मतलब गेट पे शिफ्ट करते हैं। मैंने बहुत ऑप्शन से एक्सप्लोर किए, मतलब एमबीए या एमएस वगैरह। तो गेट ही अच्छा लगा क्योंकि ऑलरेडी मतलब 70% तो प्रिपेयर था मैं। तो इसलिए मैंने मतलब मई में छोड़ दिया और जून से मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। उस टाइम प्रो वगैरह लेके रखा था मैंने, और थोड़े दिन बाद क्वेश्चन बैंक वगैरह ले ली और फिर स्टार्ट किया। वैसे ही करते गया। और ऐसा मतलब स्ट्रेटजी वाइज किया था कि मतलब नवंबर से एफएलटी देना है। उसके पहले जो खत्म करना है सब कुछ, जो भी रह जाएगा वो एफएलटी के साथ साथ करेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो इससे पहले वाला गेट का अटेम्प्ट था वो कौन सा था, कौन से ईयर में था? 24 का था। 24 का था। तो जैसे गैप बीच में 1 साल का गैप आ गया बिकॉज मे बी यू आर इन जॉब। तो जैसे 1 साल के गैप के बाद इस बार अटेम्प्ट किया गेट, तो क्या डिफरेंस लगा इससे पहले के कंपैरिजन में? हालांकि गेट 2024 भी अच्छे क्वेश्चंस थे और 2026 में भी अच्छे क्वेश्चंस थे। एक 25 थोड़ा सा इजी आ गया था काफी। तो हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस फील हुआ? 3 आवर्स में क्या चल रहा था माइंड में एग्जाम में? ये आपका जो फाइनल सेशन हुआ था, तो उसमें आपने जो जो चीजें बताई थी मैंने वो बोर्ड पे सारी लिख ली थी। तो उसी को मैंने रोज देखता था और उसी को मैंने फॉलो किया फुल एग्जाम में। तो मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा एग्जाम में। जो मतलब नहीं आ रहा है वो उसको स्किप करके आगे जा रहा था। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इतने मतलब नहीं थे, कुछ कुछ डिफिकल्ट, कुछ कुछ थे वो फाइनली कर लिए। तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब अलग मुझे तो नहीं लगा। फिर बाद में आके मतलब इधर उधर पूछा तो सब बोल रहे थे कि डिफिकल्ट है वगैरह। तो ऐसा मॉक की तरह ही लगा, डिफरेंट नहीं। करेक्ट। एक्चुअली इस बार मैं मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ है
कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो जनरली गेट में आ जाते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे जो थोड़े से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस टाइप के दिखते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। अब आपका टेम्परामेंट जो है, उन वैसे क्वेश्चन को देख के क्या आपका टेम्परामेंट बिगड़ जाता है? किसी किसी के साथ क्या होता है, एक साथ 4 5 वही वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनका टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, फिर वो मिस्टेक्स करने लग जाते हैं बाकी के हाँ क्वेश्चन में भी। तो इसीलिए इस बार का ऐसे देखा जाए तो काफी क्लियर बाउंड्री थी कि ये इजी है, डुएबल क्वेश्चन है, मॉडरेट है, और ये एक अलग सा ही कुछ क्वेश्चन है। तो इस बार हाँ भी बहुत डिफिकल्ट उसको नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा हिचकते हुए हाँ उसको बोला कि इस बार वाला भी मतलब फील हो रहा है बच्चों को, बट हाँ बेसिकली इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो देख के लग रहा है यार बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत आउट ऑफ हाँ सिलेबस टाइप के लग रहे हैं 2 3 क्वेश्चन। जो बाकी के क्वेश्चन है 80% 95% 90%, वो डुएबल क्वेश्चन है, हाँ वो कोई ऐसे क्वेश्चन डोएबल नहीं ही है जो थे। बहुत डिफिकल्ट। जो बस मतलब सिली मिस्टेक्स की जो बात है। हाँ मतलब एक्सपेक्टेड जो टॉपिक थे ना उससे क्वेश्चन आए नहीं। मतलब जो एक्सर्जी वगैरह होते हैं ना तो वो हम्म कोई पढ़ के नहीं जाता, तो उससे क्वेश्चन आ गया था। ऐसे ही हम्म बहुत मतलब थर्मो में भी थे ऐसे क्वेश्चन। सिली मिस्टेक्स तो मतलब मेरे हम्म। बहुत हो गए मतलब 10 मार्क्स तो और मिल जाते मुझे इजीली। मतलब जो बाकी लोगों ने जो मतलब सही किए होंगे ना वो मेरा गलत हो गया। तो वो वेल्ड वेल्ड का क्वेश्चन था ना एक 0.56 वाला, 0.56 वाला वो। हाँ तो वो हाँ, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया उसका मतलब गलती से। और क्या कर एक दिया वो उसको? रिएक्शन टर्बाइन का था ना, तो मेरा 59 आया था आंसर। हाँ। पर मुझे लगा कि कुछ तो मैंने गलत किया, तो लास्ट के 5 मिनट में मैंने फिर से सॉल्व किया और 8 डिग्री डाल दिया समझ गया, मैं समझ गया। तो होता है तो ऐसा एक्चुअली, ट्रस्ट मी, इस बार भी सबसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं, ऑलमोस्ट हर टॉपर से सिली मिस्टेक्स हुई हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ सिली मिस्टेक इज हाई एंड लो, है ना? तो जो बच्चे इस बार, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे प्रिपरेशन के साथ थे बट उनकी भी काफी सिली मिस्टेक्स हो गई, इस वजह से वो उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे हमारा ध्यान जो है वो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी पे रहे और सिली मिस्टेक कंट्रोल पे अगर रहेगा तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं हाँ है आपको फोकस एकदम रैंडम और आउट ऑफ वाले टॉपिक्स पे ही रहे तो ही आप रैंक अच्छी ला सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 मार्क्स का तो अटेम्प्ट नहीं करना ना। जो अलग क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया तो भी चलता है। हम हमको मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो ऐसा एटीट्यूड लेके हम जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल। अभी इस टाइम वो यूलर वाला क्वेश्चन जो आया था ना, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस हम्म। बोल रहे सभी, पर वो एप्टीट्यूड से भी सॉल्व हो सकता है। मैंने वैसे ही किया था। तो आपको अपना माइंड काम रखना है, हाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जबरदस्ती क्वेश्चन से एग्जाम आवर्स में, और अपने माइंड को काम रखते हुए जो क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं उन पे फोकस करो। जैसा स्वराज ने कहा, जो सॉल्व हुए वो किए, जो नहीं हुए आगे बढ़े। माइंड को काम रखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जैसे यू रिजाइन फ्रॉम अ जॉब, ठीक है, तो यस उसमें कुछ प्रेशर भी रहता है माइंड में कि यार जॉब थी, अब जॉब छोड़ दी है, वैसे ही मार्केट सिचुएशन टफ रहती है इन टर्म्स हाँ। ऑफ जॉब, तो अभी क्या होगा, कैसे होगा, वैसा कुछ प्रेशर था प्रिपरेशन में? नहीं प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था मेरा दोस्त ने भी लास्ट टाइम दिया था ना, तो अभी वो एमटेक कर रहा है आईआईटी दिल्ली से, तो उतना तक तो हो जाता है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस था। मतलब कितना भी बुरा पेपर जाए उतना तो हो ही जाएगा, इसलिए उतना प्रेशर तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि एक बार दिया था, डोएबल लगा तो हम्म, ठीक है, बोला हो सकता है। और इवेंचुअली आई थिंक यू आर प्लानिंग टू जॉइन एमटेक ओनली, राइट? हाँ यस। अंडरस्टूड, ठीक है। ओवरऑल प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी गेट की प्रिपरेशन बहुत केसेस में रादर टाइम लेती है, मतलब पूरी अच्छी रैंक लाने तक की जर्नी लंबी हो सकती है, कभी कभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग सकते हैं, जैसे स्वराज ने बताया। तो ऐसे में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन हो रही है, ऐसे नहीं हो रही कि थोड़े टाइम पढ़ा फिर भूल गए छोड़ दिया, फिर वापसी पढ़े फिर छोड़ दिया? कंसिस्टेंट कैसे रखें, क्या टिप्स स्टूडेंट्स को दोगे कंसिस्टेंसी के लिए? छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना है सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा सोचो कि मुझे इतना मतलब फुल सिलेबस इतने दिन में ऐसा खत्म करना है, तो वो आपको डुएबल नहीं लगेगा। छोटे छोटे चैप्टर्स आप लेके चलो कि हाँ मुझे अभी ये चैप्टर करना है, फिर बाद में मैं इसका टेस्ट दूंगा, ऐसा। मतलब वो उससे मोटिवेशन में रहता है कि हाँ अभी आज का टारगेट पूरा हो गया, तो ऐसा कंसिस्टेंट आप रह सकते हो।
छोटे छोटे टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। एग्जैक्टली उसको एक गेम की तरह आप बना दो, जैसे छोटे छोटे हाँ लेवल्स होते हैं, डायरेक्टली आप फाइनल लेवल में जाते हो ना, तो वैसे ही छोटे छोटे गेम के लेवल जैसे होते हैं, वैसे आप अपना सेट कर लो एक टारगेट, और उनको पूरा करोगे तो अच्छा भी लगेगा, और एक मोटिवेशन भी मिलती है थोड़ी देर के लिए जो वैलिड है, बट उससे आप मेनली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रह पाओगे, है कि नहीं? यस यस। टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स रहते थे स्टार्टिंग में तुम्हारे, और उसमें ही मिस्टेक्स होती थी तो कैसे उसको एनालाइज करते थे, कैसे इम्प्रूव करते थे, उसके बारे में बताओ थोड़ा। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कितने मार्क्स आने चाहिए वगैरह। तो मैंने फर्स्ट दिया तो मेरा 63 आया था। तो मुझे लगा कि ये तो सब डुएबल लग रहा है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या है, वो सिलेबस नहीं होता इसलिए कुछ नहीं। तो ऐसा कंटिन्यू किया। मतलब हम्म। लोएस्ट मेरे 56 आए थे। और ऐसा कंटिन्यू करते करते फिर हम्म। स्टैग्नेंट हो गया 70 पे। और लास्ट के जो 3 होते हैं ना, तो उसमें हम्म। अच्छे आ रहे थे मेरे। 75 80 80 ऐसे आ गए। हम्म। और लास्ट में मुझे पता नहीं, मैंने हम्म। मिस्टेक ही नहीं किए। मतलब क्या क्या डिफरेंस हो गया अचानक से। तो उसमें मिस्टेक नहीं हुए। हम्म। तो एक मिस्टेक का मतलब हम्म। आपका एक वीडियो था। तो उसमें आपने एक शीट ऐसा शो किया था। तो उसी उसी प्रकार से मैंने वो हर एक टेस्ट सीरीज का एनालिसिस उस पे करता था। आई विल शो विट। हम्म। तो ऐसा आपने जो एक शो किया था ना, तो सेम मैंने फॉर्मेट में तैयार किया। और इससे मैंने मतलब हम्म। एनालिसिस करता था, ताकि मतलब मुझे जब वो क्वेश्चन विजिट करना है ना, तो मैं इसके हिसाब से उधर विजिट कर सकता हूँ। और मिस्टेक भी एक साथ से दिख जाती है। और उसके लास्ट पेज करेक्ट। पे मतलब किस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे, तो उसके मतलब हम्म। उसको लिख के एक वीक का मैंने प्लान बनाया था कि ओके मेरा थर्मो में ये पार्ट वीक है, या मैकेनिक्स में ये पार्ट वीक है, तो मैं उस पे प्रैक्टिस करूंगा, वैसा फिर लेके चलता था मैं। अच्छा, तो जैसे टेस्ट में जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते थे उसके फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, ये कब हाँ, कौन से मंथ में होता था? थ्रू आउट नवंबर। जनवरी, दिसंबर? हाँ, नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने एफएलटी। मतलब 7 या 8 नवंबर कुछ तो था। उस टाइम से स्टार्ट किया था। और हम्म। हर संडे को देता था मैं। तो वैसा दिसंबर तक किया। और फिर जनवरी में क्या 3 3 4 4 दिन में एक ऐसा देने लगा। जब मतलब एक्सर्जिक का आता था टेस्ट सीरीज, तो मेरा हो जाता था वो। मतलब विथ वो टाइमलाइन के साथ में चल रहा था। हाँ, और फाइनली लास्ट मंथ में मेरे सब्जेक्ट टेस्ट मैंने स्टार्ट किए थे। मतलब मैंने पहले नहीं दिए थे सब्जेक्ट टेस्ट में। फिर डेली तीन तीन हम्म। तीन ऐसे देता था। मतलब रिवीजन भी फ्रीक्वेंट होता है। हम्म। और एक्स्ट्रा रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं। तो वो सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह उस हम्म। टाइम खत्म कर दिए मैंने। मतलब एक सेट पहले वीक में अ- दिया। और एक सेट लास्ट वीक में दिया था, जनवरी के। अच्छा, मतलब एफएलटी के बीच में प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह हाँ। यूज कर लिए। यस। समझ गया। ओके। तो जो भी लर्निंग्स मिलती थी क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया, या जैसे प्रो वीडियो कोर्स के कोई एग्जांपल्स हैं उसमें कुछ काम की चीज मिली, तो उसको कैसे नोट डाउन करके इंश्योर करते थे कि ये माइंड में रहे, ये आगे मैं यूज कर पाऊं इसको? तो मैंने प्रो प्रो के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक ये की थी। वो 200 पेजेस की छोटी बुक आती है। तो उसमें सारे एग्जांपल्स लिखे थे मैंने, विथ 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 माय सॉल्यूशन एंड विथ योर सॉल्यूशन। तो मिस्टेक्स भी उधर लिखी थी मैंने। और रेड पेन से मैं आप जो इम्पोर्टेंट चीजें बोल रहे हो वो लिखता था। तो और वो उसी बुक के हम्म। पीछे साइड में, पिछले साइड में मैंने वो जो आप हमारा क्वेश्चन बैंक वगैरह है ना, तो उसमें से जो लर्निंग्स मिली थी, तो वो उस पे लिखता था। तो ऐसे हर एक हम्म। सब्जेक्ट के लिए मैंने किया था। तो वो दो तीन बार सॉल्व किया था। फिर एक बार सो वो माइंड में रह जाता है हमारे। और वैसे ही टॉपिक और ओके, सब्जेक्ट टेस्ट में जो मिला था उस पे लिखता था मैं। समझ गया। मतलब एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बना ली, और जो भी प्रो के लेक्चर्स में या एग्जांपल्स में अच्छी चीज, मतलब सॉल्यूशन पहले सॉल्व किया उसको, क्वेश्चन को एज अ एग्जांपल को एज अ अनसॉल्व्ड एग्जांपल मान के सॉल्व किया, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखा, उसमें से क्या सीख सकते हो वो रेड पेन से लिख दिया, और बैक साइड से
क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज वगैरह में क्या लर्निंग है, वो दोनों साइड से मतलब नोटबुक भरना स्टार्ट हो गई, हाँ ऐसा ही है ना? हाँ, यस यस। एंड एंड और इसको रेफर करते थे, रिवाइज करते थे किस फ्रीक्वेंसी हाँ पे? हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही कभी कभी तो करता था मैं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं था कि किस टाइम इंटरवल में करूंगा, पर ऐसा ही कभी मन किया तो कर लिया रिवाइज वगैरह, या फिर कभी कुछ वीक लग रहा है तो कर लिया ऐसा। अंडरस्टूड, ठीक है। अभी आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत हैं स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, रील, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल भी बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट। तो हाउ डू दे इंश्योर कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इन सब चीजों से ज्यादा? थोड़ा बहुत एक्सपोजर इज गुड, बट वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ये कैसे इंश्योर किया जाए? मोबाइल को बंद करके एक कबर्ड में रख दो और शांत बैठो। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम मिला है तो मैं कुछ रील स्क्रॉल करूंगा, वैसा नहीं। एक बार मोबाइल को रख दो साइड और ठीक से बैठो, आराम से बैठो। ऐसा नहीं कि कुछ करना ही है, मतलब पढ़ाई भी नहीं हम्म, करने तो ऐसा ही शांत बैठो। तो ऐसा आदत लग जाती है। थोड़ा यूट्यूब देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर इंस्टा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो बहुत टॉक्सिक है, मतलब उस पे अच्छी चीजें नहीं होती है इंस्टा पे। तो एडिक्टिव। यूट्यूब यूट्यूब देख सकते हो आप। हम्म, एक एक्सर्जी के टॉपर्स के वीडियो आप देख के थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह देख सकते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी क्या हो गया है, द थिंग इज कि हम लोगों को शांत बैठना, बिना कुछ किए करना अजीब लगने लग गया है, क्योंकि इतनी हाँ। आदत हो गई है कि हाथ में हमेशा मोबाइल रहने की, कि आराम से शांति से बैठ के कुछ सोच रहे हैं या कुछ बस बैठे हैं ऐसी आजू बाजू चीजों को देख रहे हैं, वो अजीब लगने लग गया है। बोर बोर होना अजीब लगने लग गया है हम लोगों को, बिकॉज ऑफ हम्म। दिस कॉन्स्टेंट मोबाइल, कॉन्स्टेंट स्क्रीन्स। तो उसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है। थोड़ा शांत आप बैठोगे, माइंड में फोकस भी बढ़ेगा, कामनेस हम्म। भी आएगी थोड़ी आपके नेचर में, और इवेंचुअली वो आपको गेट में और आगे अपनी लाइफ में थोड़ा हेल्प भी और इसमें करेगा। थोड़ा स्वराज, गाइडेड व्हाट वाज योर, या गाइडेड मेडिटेशन भी आता है यूट्यूब पे, तो वो आप कर सकते हो डेली सुबह। मतलब उससे फर्क पड़ता है। स्वराज, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? फेवरेट सॉन्ग में था, मतलब वो अच्छे से आता था। ऐसा नहीं कि वाई अब भी नहीं बोल सकता। और थर्मल फ्लूइड के भी अच्छे लगते थे मुझे। और वीकेस्ट में कहूँगा मैकेनिक्स था, मतलब वो आता ही नहीं था मैकेनिक्स। फिर फुल सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने लगा। तो ऐसा करके करते करते वो भी मेरा इम्प्रूव हो गया, मतलब फिर कंफर्टेबल हो गया था मैं मैकेनिक्स में। अंडरस्टूड। जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उस उन सब्जेक्ट से क्या टिप्स तुम दोगे स्टूडेंट्स को कि इस सब्जेक्ट में इस चीज का ध्यान रखो, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो? वो मैं तो बोलूंगा मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो उसमें मेरी बात बताता हूँ मैं। मतलब ऐसा मेरी आदत थी कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सिर्फ देख के जज करता था कि ये होगा नहीं होगा, मतलब ट्राई नहीं करता था। क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, हम हम्म, फर्स्ट लॉ वगैरह लगाते हैं ना, तो मैं लगाता ही नहीं था। मैं कुछ तो अलग ही करता था। तो ऐसे एकदम बेसिक चीजें करनी होती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। फर्स्ट लॉ लगाया और बाकी का कुछ होगा तो वैसे। और फॉर्म में एनर्जी बैलेंस नहीं है वो, हाँ, एनर्जी बस बैलेंस वगैरह। एप्लीकेशन का ध्यान देना हाँ, एप्लीकेशन का है। ध्यान। और मतलब आप जितने ज्यादा टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं क्वेश्चन आते, ऐसे नहीं आते। पर वो क्वेश्चन को नहीं देखना है हमें, हमको उससे लर्निंग जो मिल रही है वो देखना है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, पर उससे जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैंने उस पे फोकस किया था। एग्जैक्टली। तो इसीलिए सब मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, मतलब किधर भी ऐसा डाउट नहीं था कि इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो जितने अंडरस्टूड, नंबर ऑफ बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व वैलिड करना है पॉइंट। वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट बात है। इन द एंड स्वराज, जो टिप्स तुमने शेयर किया, आई एम श्योर वो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होंगे, बट इसके अलावा ऐसी क्या क्वालिटीज डू यू थिंक
that a GATE aspirant must have for long-term success in GATE and other exams? सेल्फ बिलीफ होना चाहिए सर, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। जब भी नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसा नंबर के बारे में नहीं सोच के मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड लेके चलोगे आप तो आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा गेट में, और किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपका अच्छा रैंक। तो ये एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, बाकी कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली। आपको अपने एंड पे कॉन्फिडेंस के साथ इनपुट देते रहना है। फ्लक्चुएशंस आते हैं, हर एक चीज में फ्लक्चुएशंस रहते हैं लाइफ में, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको बिलीफ रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, अपने जो आपने प्लान बनाया है उस पर स्टिक करना है। और जो बात स्वराज ने कही कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस पे अपना फोकस रखना है, क्योंकि आप अगर अपने आप को रोज जज करते रहोगे तो आप मतलब इनपुट जो अपने दे रहे हो वो फ्री माइंड से और फोकस के साथ नहीं दे पाओगे। आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे नहीं रहेगा, आप अपने आप को जज ही करते रह जाओगे। तो वैसा नहीं रहना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम पे रिवाइज कर रहा हूँ, ढंग से मैंने पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली मेरा प्रोग्रेस सही हो रही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उस अप्रोच के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो चलो, अच्छा लगा स्वराज बात करके तुमसे। once again congratulations Swaraj for your success in GATE and थैंक for यू सर, your future journey. I wish you the best. थैंक यू सर।